हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनवी क्लासेस। आपका एक बार फिर से एनवी क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज के कारण हम जो है आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज से फिर से आपके लिए पर डे हम के हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो हर दिन के हिसाब से आपको फिर से यहाँ पे वीडियोस दी जाएंगी। जिस प्रकार से पहले आपको पर डे आपको लेक्चर्स की वीडियोस मिलती थी, तो उसी हिसाब से आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। तो पिछले जो लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, उसमें हमने फिजिक्स से रिलेटेड मोशन यानी गति से रिलेटेड चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें कुछ जो चैप्टर में जो टॉपिक थे, आपका डिस्टेंस, वेलोसिटी, आपका स्पीड हो गया, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में। तो आज फिर से मतलब उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि आपके क्लास 9th एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो उनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके फॉरेस्टर एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उसमें अब हम यहाँ पे बात करेंगे, लास्ट में हमने बात किया था आपका स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि जो स्पीड होता है वो कोई डिस्टेंस, किसी दूरी को तय करने में लिया गया टोटल समय आपका आपका स्पीड कहलाता है। जबकि अगर वही डिस्टेंस अगर एक दिशा में है, मीन अगर वो डायरेक्शन से उसको मतलब है, तो वहां पे आपका वेग यानी कि वेलोसिटी आ जाता है। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। उसमें आपकी जो चाल है वो आपकी दूरी यानी जो दिशा है उस पर मतलब नहीं करेगी। तो जितनी भी आपकी दूरियां हैं किसी भी दिशा में अगर आप तय करोगे और उसको तय करने में जितना भी समय लगेगा वो आपका चाल होगा। जबकि अगर कोई एक निश्चित दिशा है जहाँ पे उसको डायरेक्शन से मतलब है, तो वहां पे अगर कोई दूरी तय करी जाती है तो उस दूरी को तय करने में लिया गया समय आपका वेलोसिटी यानी कि वेग कहलाता है। तो इस चैप्टर के टर्म्स में जहां पे अगर वेग यानी वेलोसिटी की जगह अगर स्पीड भी बोल दिया जाए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों लगभग अगर आप देखें तो एक ही बात है। सिर्फ अंतर क्या है कि जो वेलोसिटी यानी वेग होता है वो एक डायरेक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। जबकि आपका चाल किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को प्राप्त करने में लिया गया समय है। तो जहां पे भी आप वेलोसिटी बोलोगे, इसकी वेलोसिटी यानी कि वेग, आपका जो वेग होगा, अगर कहीं पे इसके लिए हम स्पीड यानी कि चाल का भी प्रयोग करेंगे तो वो भी सही माना जाएगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो जो वेलोसिटी होता है यानी कि आपका जो वेग है, अब उसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो वेग होता है वो यहाँ पे दो टाइप का होता है, इसको हम डिनोट करते हैं u एंड v। तो जो दो टाइप का वेग होता है, u यानी कि आपका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, और जो v इसको बोलते हैं आपकी फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी सिर्फ आप इसको कह सकते हैं अंतिम वेग। तो जो u आपका u हो गया उसको बोलेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग। जबकि आपका जो v होता है वो होता है अंतिम वेग, यानी इसको आप सिर्फ वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और अगर आप इसको और अच्छे से कहना चाहें तो फाइनल वेलोसिटी भी इसको कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो जो इससे रिलेटेड वैसे काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि यहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि आप कहाँ पे किसको u मानोगे और किसको v मानोगे। तो v यानी कि जो आपका प्रारंभिक वेग होता है वो ज्यादातर जीरो हो सकता है, क्योंकि जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करेगी तो वहां पे जो आपका u होगा वो जीरो होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु उसको गति की स्पीड में यानी मोशन की अवस्था में लाया जाएगा तो वहां पे उसको जीरो से ही उसकी वेलोसिटी यानी उसका वेग को बदला जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया जाता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे क्या होता है, आप जो अपनी आंखों से देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट देख रहा है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे v और u का मान रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे कोई स्टेशन पे एक लड़का खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ए है जो कि स्टेशन पे खड़ा है, और उसको कोई रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे u जो उसका प्रारंभिक वेग होगा और जो उसका अंतिम वेग होगा उसको आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करोगे। तो यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी अक्सर इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हर जगह पे जो आपने u पढ़ा होता है प्रारंभिक वेग, तो अधिकतर लोग क्या मानते हैं कि जो u होता है आपका जो प्रारंभिक वेग होता है वो जीरो होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो प्रारंभिक वेग होगा उसका जीरो होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे अपनी आंखों से देख रहे हो कि किस प्रकार से वो
दिख रहा है, तो सब ये फिजिक्स मीन्स आप जितना प्रैक्टिकली आप उसको देख रहे हो। तो एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि ए स्टेशन, यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कोई ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही है। तो आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी स्पीड से कहाँ से चलना वो प्रारंभ हुई। आपने जो देखा, आपकी आंखों ने क्या देखा कि वो ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही है। तो यहाँ पे जो आपका यू होगा वो 80 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी अभी जो स्पीड, मैंने कहा कि स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक मान सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें अंतर क्या है कि स्पीड में डायरेक्शन सेम नहीं होती, मतलब डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेलोसिटी क्या है, एक निश्चित डायरेक्शन में तय की गई दूरी को प्राप्त करने में लिया गया समय। तो जो वेग होगा यहाँ पे, इस प्रारंभिक वेग, इस रेलगाड़ी के लिए जो प्रारंभिक वेग होगा वो 80 किलोमीटर पर आवर होगा। फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो जहां से भी चलना प्रारंभ हुई होगी वहां पे ऑब्जेक्ट आपने, मतलब जब वो चलना प्रारंभ हुई होगी तो उसका वेग, प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन आपने देखा क्या, अपनी आंखों से आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका प्रारंभिक वेग वो, मतलब आपको 0 से पता नहीं हो, आपको पता नहीं है कि कौन से स्टेशन से आ रहा है, आपको वो दिखा कि वो सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपके सामने से आया। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि किस वेग से वो आपके सामने दिखा, तो 80 किलोमीटर पर आवर के सामने वो आपको दिखा कि उस स्पीड से वो रेलगाड़ी आई। तो इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन में आपका जो प्रारंभिक वेग होगा u, वो होगा 0। तो प्रारंभिक वेग को समझ सकते हो कि जो आपको फर्स्ट दिखेगा कि मतलब किस अवस्था में या किस स्टेट में जो आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, रेलगाड़ी, गाड़ी, आपका जो ट्रेन हो गया, कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है फिजिक्स में, वो कौन से सिचुएशन में, और जब आपको पहले दिखाई दिया तो वो होगा आपका प्रारंभिक वेग, यानी कहाँ से वो चलना प्रारंभ हुआ है। आपको वो मतलब नहीं है कि वो 0 से स्टार्ट हुआ है या फिर कुछ और, आपको सिर्फ मतलब है कि आपको दिखा कैसे। फिर बात आती है फाइनल वेलोसिटी की। तो जो यहाँ पे v होगा, फॉर एग्जांपल कि कोई रेलगाड़ी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपके सामने आके रुक जाती है। तो आपके सामने वो उसका फाइनल वेलोसिटी किस वेग पे वो रुका, 0। जब उस रेलगाड़ी, जो ऑब्जेक्ट का वेग, वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा, तो तभी तो वो वेग जो है उसका, तभी तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रुकेगा। तो रेस्ट अवस्था में आने के लिए उसका वेलोसिटी 0 होना जरूरी है। तो आपने क्या देखा कि 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया और आपके सामने रुक गया। तो इस कंडीशन में आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो u होगा वो होगा 0 और जो v होगा वो होगा आपका, सॉरी, जो u होगा वो होगा 80 किलोमीटर पर आवर और जो v होगा वो होगा 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 0 हो जाएगा। जबकि दूसरी कंडीशंस में जब क्वेश्चंस आएगा कि कोई रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, उसने ये नहीं बताया कि कौन सी स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, और 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे आके रुक जाती है। तो इस कंडीशंस में आपको पता है कि वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे रुक रही है, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी v होगा वो होगा आपका 80। जबकि आपको पता है कि वो चलना स्टार्ट कर रही है, आपके सामने ही वो चलना क्या कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है। तो जब आपके सामने वो चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब है कि उसका जो है अभी u, प्रारंभिक वेग, वो क्या है, 0 है, क्योंकि जब वो स्टार्ट होगा तो 0 से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपका u होगा 0 और v होगा 80। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका जो वेलोसिटी है उसको आप प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के टर्म में इस प्रकार से समझ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है, इनसे रिलेटेड अभी एक टॉपिक आएगा, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो वहां पे उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वहां पे आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में सिर्फ ये दिखेगा कि आपको ये पता करना है, आपने अपने दिमाग में ये सोचना है कि जो आपने ऑब्जेक्ट देखा वो, उसकी जो प्रारंभिक वेग u होगा उसको किस प्रकार आइडेंटिफाई करें, और जो आपका v यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगा उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की। तो जो त्वरण होता है यानी कि एक्सेलरेशन, वो होता क्या है। तो जहां पे भी आपके त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की बात आएगी, वहां पे आपको सिंपल सा उसका मतलब होगा वेलोसिटी यानी कि वेग से। तो इस चैप्टर के लिए मैंने कहा था कि जहां भी आपको, जितने भी इसमें डेफिनेशंस हैं या जितने भी इसमें टॉपिक हैं, सब रिलेटेड है टाइम से। इसमें टाइम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे हर टॉपिक को टाइम के हिसाब से समझोगे तो ये सारे टॉपिक आपको काफी इजी लगेंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है, जितना भी परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ टाइम के सापेक्ष यानी कि समय के सापेक्ष हो रहा है। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो, उसका रिलेशन है वेलोसिटी से यानी कि आपके वेग से, और यहाँ पे जो टाइम है यानी कि समय के सापेक्ष जो वेग परिवर्तन की दर है उसको हम त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जो यहाँ पे वेग है उसमें डेल्टा, हम यहाँ पे इसका जो ये सिंबल है इसको बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब है यहाँ पे कि चेंज होना। तो यहाँ पे जो डेल्टा है,
डेल्टा वी अपॉन टी, यानी कि जो टाइम है उसके सापेक्ष आपका जो वेलोसिटी है उसमें कितना अंतर आया है, उसमें कितना चेंज हुआ है, तो इसको हम कहते हैं त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो अगर इसको आप डेफिनेशन देना चाहोगे तो वेग परिवर्तन की दर को, यहाँ पे भी दर आएगा, दर मींस टाइम के सापेक्ष आप उसकी तुलना कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो जो समय है उसके सापेक्ष आपके कितने टाइम में आपका कितना वेग परिवर्तन हो गया है उसको हम यहाँ पे कहेंगे त्वरण। तो डेल्टा जो आपका v है अपॉन टी वो हो जाएगा आपका a, जहाँ पे a डिनोट करेंगे हम एक्सेलरेशन को। तो जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो जो आपका वेग है फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो होगा आपका क्या होगा, जब वेग चलना, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि जो वेग होगा वो यहाँ पे दो टर्म्स में होगा, यानी u और v। जो उसकी प्रारंभिक वेग होगा, जो उसका आपका जो होगा u एंड v, जो फाइनल वेलोसिटी है, और जो उसका u है यानी कि प्रारंभिक वेग है, उन दोनों के बीच में जितना परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के होने में कितना टाइम लगा है, या कितने टाइम में इन दोनों के बीच में कितना परिवर्तन हुआ है, उसको दर्शाने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो जो यहाँ पे अब हम इस कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे फर्श पे कोई गेंद लुढ़काई जाती है, ये आपका फर्श है स्कूल है, और यहाँ पे कोई गेंद लुढ़काई जाती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जब गेंद लुढ़काई जाती है तो यहाँ पे आपका न्यूटन्स जो गति के नियम है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका त्वरण का, तो वो वहाँ पे आपका काम आएगा, उसको मैं आगे आपको जो है अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की। तो फॉर सपोज दैट आपने अपने हाथ से यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस बॉल को लुढ़काया, तो जो बॉल है अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि वो रेस्ट और जो है स्टेट में यानी कि विरामावस्था में है, तो यानी उसमें ना कोई मूवमेंट है, वो रुकी हुई है। तो आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कोई बाह्य बल लगाया, जिसके कारण उसमें गति आ गई और वह इस फर्श पे लुढ़कना चालू हो गई। तो जब यह बॉल इस फर्श पे लुढ़केगी तो यहाँ पे जब इसका वेग अभी होगा u इक्वल टू 0, जिस प्रारंभिक वेग जो है इसका वो 0 होगा, क्योंकि इस वेग से जो क्या है फर्स्ट में लुढ़कना क्या हुई है, चालू हुई है। और फॉर एग्जांपल v वेलोसिटी यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वहां पे आके वो रुक जाती है, यहाँ पे उसका वेग 2 4 और यहाँ पे आके उसका फाइनल जो वेलोसिटी है वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मतलब एक चीज नोटिस की कि जो इनके बीच में देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेग में क्या है, परिवर्तन आ रहा है, वेग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम तो चेंज हो गए, टाइम चेंज होने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी यानी वेग भी चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मिनट्स 4 मिनट एंड 6 मिनट, 2 मिनट में वेग 2 था, 4 मिनट में 4 और 6 मिनट में 6। यहाँ सपोज दैट यहाँ पे 2 मिनट लगा, सॉरी, तो जो 2 मिनट में यहाँ पे अभी वेग हो गया 2, फिर 2 मिनट यहाँ पे आपने मतलब और 2 मिनट लिए, उसमें आपका वेग हो गया 4, और इस बॉल को लुढ़कने में और 2 मिनट लगे जहाँ पे इसका वेग हो गया 6। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो टाइम है 2 मिनट, उसी में जो आपका वेग है उसमें क्या गया, परिवर्तन आ गया, वो 2 से 4 और 4 से 6 जाकर के फाइनल वेलोसिटी पे रुक गया, वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही रुकेगा। तो जो ये है गति के नियम से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसी वस्तु की स्पीड, अब यहाँ पे यही बात आती है कि जिसकी स्पीड है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सेलरेशन, यानी कि जो त्वरण होता है वो स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अभी हम यहाँ पे बढ़ाने की बात करेंगे। तो जो त्वरण है वो स्पीड को बढ़ा रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो गेंद की स्पीड बढ़ेगी, तो वेग और स्पीड को इसलिए मैंने कहा था कि मतलब जो है आप इसको एक टर्म में रख सकते हो। तो जो वेग होगा उसको चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, और कितना चेंज हो रहा है ये आपका हो गया त्वरण। और इसके लिए मतलब जो आपके बाइक वगैरह में होता है एक्सेलरेटर होता है, उसका काम भी होता है स्पीड को बढ़ाना। तो एक्सेलरेशन यानी कि वो आपकी स्पीड को क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। तो जो एक्सेलरेशन होता है उसका काम होता है स्पीड को बढ़ाना या कम करना। जहाँ पे आपका त्वरण में स्पीड कम होगी उसको हम कहते हैं मंदन, और यहाँ पे जो त्वरण है सिंपल सा एक्सेलरेशन, उसमें आपके जो वेग है वेलोसिटी में कितना चेंज आया है वो ये दर्शाता है। तो आपका जो त्वरण हो गया वो हो गया वस्तु के त्वरण, मतलब जो आपका वस्तु में जो आपकी स्पीड में चेंज हुई है या वेग में जो बदलाव आया है। तो सिंपल सा अगर आइडेंटिफाई करो इसको, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो गया a इक्वल टू होता है v माइनस u, क्योंकि जो स्पीड यहाँ पे 0 से लेकर के फॉर एग्जांपल वो
10 किलोमीटर पर हावर पे आके उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। तो इनमें कितना अंतर हो गया, 10 - 0। तो यानी v - u अपॉन टी। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इसको पार करने में जो आपका वेग है उसकी परिवर्तन की दर को आपका त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे वेग का जो है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इसका मात्रक होता है और समय का मात्रक भी होता है सेकंड। तो जो त्वरण का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो इसकी विमा हो जाएगी, तो जो डायमेंशन होगा उसके लिए मैं अलग से चैप्टर में हर किसी का डायमेंशन आपको निकालना बता दूंगा। तो अभी आप ये समझ लो कि जो त्वरण है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्योंकि वेग की बात आ रही है, वेलोसिटी की बात आ रही है, तो जो त्वरण होगा वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें जहाँ पे वेग आएगा वहाँ पे आपको एक डायरेक्शन वाली दूरी में जाना अनिवार्य है। और जहाँ पे डायरेक्शन से रिलेशन होगा, मीन जहाँ पे डायरेक्शन आपको लेना जरूरी होगा, वहाँ पे वो राशि क्या होगी, आपकी सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे त्वरण भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेग भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से काफी रिलेशन रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक निश्चित दिशा, यानी कि जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कोई निश्चित दिशा में गति कर रहा है, उसको कितना समय लगा वो बताता है। तो इसलिए सब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से आप त्वरण यानी एक्सेलरेशन को समझ सकते हो। तो ये था आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो त्वरण जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम के हिसाब से आपका जो वेग परिवर्तन हुआ है या जितना भी आपका वेग बदला है वो आपका त्वरण हो गया। तो जो आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उससे रिलेटेड ये यहाँ पे त्वरण होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो जब आप कोई गेंद फर्श पे लुढ़काओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ फर्श पे लुढ़काओगे, तो वहां पे आपका जो त्वरण होगा वो सिंपल सा एक्सेलरेशन होगा। लेकिन कोई सिचुएशन आती है, सपोज दैट यहाँ पे कोई छत है, वहां से कोई चीज नीचे गिर जाती है, फॉर एग्जांपल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग वहां से नीचे गिर जाती है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेग होगा, यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, वेग में अंतर होगा। यहाँ पे इसका वेग कुछ अलग होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका प्रारंभिक वेग u है, और जब ये चीज मतलब पृथ्वी के धरातल पे जहाँ पे आपका अर्थ है वहां पे टकराती है, तो यहाँ पे इसका जो वेग होगा वो यहाँ पे इसका होगा फाइनल वेलोसिटी v। तो यहाँ पे भी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, आपके जो वेग है उसमें परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारा अंतर आ जाता है सिर्फ इसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जो यहाँ पे चीज त्वरण कर रही है, एक्सेलरेशन जो इसको मिल रहा है वो किस चीज से मिल रहा है, ग्रेविटी, अर्थ से मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड जो आपकी क्वांटिटी आ जाती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो जब यहाँ पे कोई वस्तु फर्श यानी कि जमीन पर लुढ़कते हुए गति करती है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल जब कोई कार है, जब वो सड़क पे चलती है, और जब वो सड़क पे चलती है तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी, इनमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो इनके जो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर आ गया तो इसी को क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ये पृथ्वी से क्या है, टच में है। दूसरी चीज, जब कोई पृथ्वी से टच में नहीं होता है, पृथ्वी के टच में नहीं होता है, यहाँ पे जब वो ऊपर से गिरती है किसी ऊंचाई से, फॉर एग्जांपल जहाँ पे इसको कोई हाइट मिलती है, क्योंकि ये पृथ्वी से कुछ दूरी पे होता है वो ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट होता है। तो जब ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल छत पे था, h हाइट की यानी h जो ऊंचाई है वहां पे वो खड़ा था, तो वहां से जब गिर जाता है, u वेलोसिटी वहां पे उसकी थी, वहां से वो जब चेंज वेलोसिटी होके जब v वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पे पृथ्वी तक टकराता है, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा उसको हम a न कह के g कहेंगे, यानी कि वहां पे उसके लिए हम एक्सेलरेशन नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण का उपयोग करेंगे। तो इसमें यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब वस्तु ऊंचाई से गिर रही होती है पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी भी यहाँ पे क्या करेगी, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल वो लगता है वो हमेशा पृथ्वी की ओर लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है वो हमेशा पृथ्वी यानी कि नीचे की ओर लगता है यहाँ पे। तो जब वस्तु एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है, जब वस्तु ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिर रही है और गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ पे पृथ्वी की ओर ही लगेगा, तो यहाँ पे आपका जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को
कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसके विरुद्ध कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण है वह उस वस्तु को नीचे की ओर खींचना चाहता था, और जो वस्तु है वो अपने आप ही क्या हो रही है, नीचे की ओर गिर रही है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो जी होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि कंडीशंस, अगर आप वस्तु को पृथ्वी पे खड़े होकर के ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उछालते हैं, फेंकते हैं, तो वहां पे भी उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। और जहां पे वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ, वहां पे आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन त्वरण आ गया। और यहाँ पे क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या है, हाइट पे है, क्योंकि पृथ्वी पे अब ये टच नहीं है, अर्थ पे टच नहीं है, क्या हो गया, हवा में उछाल दिया है। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा क्वांटिटी काम आएगी, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा, ना कि ये आपका सिंपल एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचना चाहती थी गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन आपने उसको ऊपर की ओर उछाल दिया है, तो आप यहाँ पे ग्रेविटी के खिलाफ, उसके मतलब विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप विरुद्ध अपोजिट काम करोगे, वहां पे आपका जी होगा नेगेटिव, यानी कि माइनस में आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो आ जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड जो आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब वस्तु अपने आप ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिर रही होगी, तो वहां पे आपको जो जी लेना होगा, जो जी का मान, वैसे जो कंपल्सरी मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप जब लोगे, तो जो जी का मान होगा, जब पृथ्वी की ऊंचाई से वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होगी, तो उस समय जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो धनात्मक होगा। जबकि क्योंकि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर लग रहा है, और जो वस्तु है वो भी नीचे की ओर गिर रही है, तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो आपका जो जी होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि आप वस्तु को अगर ऊपर की ओर उछालते हो, और वहां पे क्योंकि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, यानी कि आप दोनों का जो काम हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, विरुद्ध, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध आप अपोजिट आप काम कर रहे हो। तो वहां पे आपका जो गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होगा वो नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, और या माइनस होगा। तो ये दो यहाँ पे जो कंडीशंस है वो समझनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लस माइनस का यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस यहाँ पे आपको हो जाएगा अगर आप इनमें कंफ्यूजन हो गई। तो इस प्रकार से आपका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण को आप समझ सकते हो। इस प्रकार से आप एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है उसके जो आपका इनिशियल वेलोसिटी या आपका जो फाइनल वेलोसिटी है, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो कल आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको जो प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें हम आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो गति के समीकरण हैं, उनके बारे में बताएंगे। और जो गति के समीकरण होते हैं, जो मोशंस के इक्वेशंस होते हैं, वो कहाँ यूज होते हैं, किस प्रकार आप उनको न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही जो इक्वेशंस होता है, कहाँ पे आपको एक्सेलरेशन यानी कि ए वो उसका प्रयोग करना है, और इक्वेशन में कहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है जी, उसका प्रयोग करना है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।